खाया? आद्विक ने पहला निवाला तोड़कर कहा। हाँ हाँ, आकृति ने अटकते हुए कहा। आद्विक ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप खाना खाने लगा। खाने के बाद आद्विक बिना कुछ बोले अपने कमरे की ओर बढ़ गया। उसे जाता देखकर आकृति ने चैन की सांस ली और बर्तन समेटने लगी। करीब 1 घंटे बाद जब आकृति को लगा कि आद्विक सो गया होगा, तो आकृति कमरे में आई। कमरे की लाइट्स बंद थी, तो उसने चैन की सांस ली और कमरे में आ गई। वो आकर बेड पर बैठी ही थी कि कमरे की लाइट्स जल गई। उसने चौंक कर देखा, आद्विक दरवाजे से कमर टिकाए गहरी नजरों से उसे ही देख रहा था। उसकी नजरों को खुद पर महसूस कर वो खुद में ही सिमट गई। आद्विक उसके करीब बढ़ा तो आकृति उठने को हुई। बैठो चुपचाप, आद्विक गुस्से में बोला तो आकृति भीतर तक कांप गई और डरते हुए वापस बैठ गई। आद्विक उसके पास आकर उसके सामने फर्श पर बैठ गया। उसने आकृति के हाथों को अपने हाथों में थामा तो आकृति एक बार फिर कांप गई। क्या हुआ है? क्यों इतना वियर्ड बिहेव कर रही हो? किसी ने कुछ कहा तुमसे? आद्विक ने पूछा तो आकृति ने ना में सिर हिला दिया। फिर क्या हुआ है, बताओ मुझे। आद्विक ने इतने प्यार से पूछा कि आकृति खुद को रोक नहीं पाई और रो पड़ी। है आकृति, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? उसे रोता देखकर वो घबरा गया था। उसने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। उसके आगोश में आते ही आकृति और तेज रोने लगी। थोड़ी देर बाद वो शांत हुई तो आद्विक ने उसकी ओर पानी का गिलास बढ़ा दिया। अभी ठीक हो? आद्विक ने प्यार से पूछा तो आकृति ने हाँ में सिर हिला दिया। अब बोलो, क्या हुआ है? तुम गुस्सा तो नहीं करोगे ना? आकृति ने डरते हुए कहा। नहीं, तुम बताओ क्या हुआ? आद्विक बोला। वो आज प्रतीक का फोन आया था, आकृति ने कहा तो आद्विक के माथे की नसें तन गई। उसने बस इतना ही कहा, वो उसने मुझे कुछ भेजा था। आकृति की बात पर आद्विक ने उसे देखा तो आकृति ने अपना फ़ोन उसकी ओर बढ़ा दिया। आद्विक ने फ़ोन लिया और देखने लगा। हर फोटो के साथ उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो कुछ मैरिज सर्टिफिकेट थे, हर किसी में लड़की का नाम अलग था, पर एक नाम सेम था, आद्विक का। उन सर्टिफिकेट्स के मुताबिक आद्विक आज तक ना जाने कितनी लड़कियों से शादी कर चुका था और उन लड़कियों का बाद में कोई पता नहीं चला था। साथ ही कुछ फोटोज भी थे जिनमें आद्विक अलग अलग लड़की के साथ आपत्तिजनक हालत में था। इन फोटोज को देखकर उसका गुस्सा आसमान छू गया था, पर इस वक्त उसने अपने गुस्से को शांत रखना था और आकृति को समझाना था। आद्विक ने गहरी सांस ली और बोला, इधर देखो मेरी तरफ। आकृति ने उसकी ओर देखा। तुम्हें सच में लगता है मैं ऐसा कुछ करूंगा? आद्विक उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर बोला तो आकृति ने ना में सिर हिला दिया। आद्विक के दिल को मानो सुकून मिल गया। ऐसा लगा मानो सालों के प्यासे को रेगिस्तान में भरपेट पानी मिल गया। और मैं कभी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ सकता, बस किसी के भी कहने पर अपना भरोसा डगमगाने मत देना। आद्विक ने कहा तो आकृति ने हाँ में सिर हिला दिया। और रही बात इन फोटोज़ की, तो बहुत जल्दी इनकी असलियत तुम्हारे सामने लेकर आऊँगा, पर तब तक तुम सावधान रहोगी और उस प्रतीक से बात नहीं करोगी। मुझे भरोसा है तुम पर और मुझे पता है तुम कभी मेरा भरोसा टूटने नहीं दोगे। आकृति ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा तो आद्विक का मन शांत हो गया। आद्विक ने झुककर बारी बारी से उसकी पलकों को चूम लिया। आकृति ने अपनी आंखें बंद कर ली और इस एहसास को अपने भीतर समाने लगी। आद्विक ने उसके माथे पर स्पर्श रखा और उसने अपने करीब करके लेट गया। एक दूसरे के आगोश में दोनों को जल्दी ही नींद आ गई। परी, बस बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। अब उसको उसके किए की सज़ा मिलने का वक्त आ गया है। आद्विक इस वक्त बेहद गुस्से में था। उसके सामने बैठी परी उसका गुस्सा देखकर हैरान थी। शायद दूसरी बार उसने आद्विक को इतना गुस्सा करते देखा था। हुआ क्या है, पर कुछ बताएगा तू? परी ने परेशान होते हुए कहा तो आद्विक ने उसे सब कुछ बताया। ये सब सुनकर परी का चेहरा नफरत से भर उठा और वो बोली, ये इंसान इस हद तक गिर जाएगा मैं सोच भी नहीं सकती थी। पर अब हम क्या करेंगे पता नहीं, पर अब इसकी बर्बादी तय है। बहुत हो गया इसका, इसे छोड़ूंगा नहीं मैं। आद्विक का चेहरा गुस्से में तमतमा गया था। परी ने उसकी ओर पानी का गिलास बढ़ाया और बोली, शांत हो जा, इतना गुस्सा मत कर, सोचते हैं कुछ की इसका करना क्या है। परी की बात पर आद्विक ने हाँ में सर हिला दिया। चल अभी मैं चलती हूँ, जो भी हो बता देना।
और सुन, गुस्से में कुछ भी उल्टी सीधी हरकत मत करना, समझा? परी ने कहा तो आद्विक ने जवाब में बस हाँ में सिर हिला दिया। परी उसे बाय बोलकर चली गई। आद्विक कुछ देर वहीं बैठकर कुछ सोचता रहा और फिर उसने किसी को कॉल किया। हाँ सुनो, एक बंदे की पल पल की खबर चाहिए मुझे। कब क्या कैसे करता है सब कुछ। सामने से किसी ने कुछ जवाब दिया तो उसने हम बोलकर फ़ोन काट दिया और थोड़ी देर बाद ऑफिस के लिए निकल गया। दूसरी ओर आकृति शमिता जी के साथ थी। उसने उनकी गोद में सर रखा हुआ था। शमिता जी उसके बालों में हाथ घुमा रही थी। क्या बात है बेटा, कुछ परेशान लग रही हो? सब ठीक तो है ना? शमिता जी ने प्यार से पूछा। जी माँ, सब ठीक है, आकृति ने कहा तो शमिता जी मुस्कुरा उठी। कुछ देर बाद आकृति का फ़ोन बजा तो वो फ़ोन उठाकर कमरे से बाहर निकल आई। हाँ प्रतीक, बोलो। रिधि, तुम ठीक हो ना? उस आदमी ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं ना? प्रतीक ऐसे घबराते हुए बोला जैसे उसे उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र है। उसका यह दिखावा देखकर आकृति को खुन्नस आने लगी थी। हाँ प्रतीक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। आकृति एक एक शब्द चबाकर बोली। तो क्या सोचा है तुमने? किस बारे में? आकृति ने हैरानी से कहा। अरे उस आदमी की ऐसी हरकत पता चलने के बाद तुम्हें उसके साथ नहीं रहना चाहिए आकृति, प्रतीक ने कहा तो आकृति के तन बदन में आग लग गई। हम उसने अपने गुस्से को काबू करके बस यही जवाब दिया। मुझे तुमसे मिलना है रीति, बस एक बार। प्रतीक कुछ देर चुप रहकर बोला तो आकृति चौंक गई। क्यों? तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता हूँ, उसके बाद कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। बस एक आखिरी बार मिल लो, उसने अपने आवाज़ में दर्द घोल कर कहा। मैं नहीं आऊँगी, आकृति ने साफ साफ इनकार कर दिया। आकृति प्लीज़, हमारे प्यार की खातिर बस एक आखिरी बार। प्रतीक अपना गुस्सा दबाकर बोला। कहाँ आना है? आकृति कुछ देर चुप रहकर बोली तो प्रतीक खुशी से उछल पड़ा। हाँ, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करता हूँ। हम कहकर आकृति ने फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर बाद फ़ोन की बीप बजी। प्रतीक का मैसेज था, उसने एड्रेस भेजा था। आकृति ने मैसेज देखा और कुछ सोचने लगी। बहुत कुछ था जो उसके दिमाग में चल रहा था, लेकिन वो प्रतीक के लिए प्यार बिल्कुल नहीं था। उसकी इस हरकत ने उसके दिल में प्रतीक के लिए नफरत भर दी थी। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जिससे उसने सबसे ज़्यादा प्यार किया वो इस हद तक गिर सकता है। पर अब उसने सोच लिया था कि उसे क्या करना था। दूसरी ओर मैसेज भेजकर प्रतीक कुटिलता से हंसने लगा। वो बहुत देर तक पागलों की तरह हंसता रहा, फिर अचानक शांत होकर बोला। बहुत हुआ करती, बहुत रह ली तुम मुझसे दूर। इस बार तुम आओगी, लेकिन कभी वापस ना जाने के लिए। इसी के साथ उस आदमी की इज्जत और अकड़ दोनों तोड़ दूंगा मैं। हर बार जीता है वो मुझसे, पर इस बार नहीं। इस बार सिर्फ मैं जीतूंगा, सिर्फ मैं। यह सब कहते हुए वो बहुत ही भयानक दिख रहा था। उसने अपने हाथ में पकड़ी शराब गले से नीचे उतार ली। आद्विक अपने ऑफिस में बैठा किसी सोच में गुम था। वो सभी फोटोज किसी रील की तरह उसकी आंखों के सामने चल रही थी। लेकिन एक बात थी जो उसके सीने को छलनी कर रही थी। वो थी परी के साथ उसका नाम जुड़ना। उनमें एक सर्टिफिकेट में उसका और परी का नाम था। वो परी जिसको उसने हमेशा अपनी अच्छी दोस्त ही नहीं, अपनी बहन माना था। परी के लिए भी वो उसका भाई ही था। हर साल वो उसको राखी बांधती थी और उसी लड़की के साथ उसका नाम जोड़ा जा रहा था। ये सब सोच सोच कर उसका दिमाग फटा जा रहा था। उसने ये बात परी को नहीं बताई थी, पर अब उसने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। उसने अपना फ़ोन निकाला और किसी को कुछ बोलकर फ़ोन रख दिया और वापस अपने काम में लग गया। दोपहर के समय उसका फ़ोन बजा। सामने से किसी ने कुछ कहा तो वो चौंक कर खड़ा हो गया। तुम्हें तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हुई ना? पक्का तुमने उसे ही देखा था? हाँ सर, ट्रस्ट मी, ये वही थे। सामने से किसी लड़के की आवाज़ आई। ठीक है, तुम नज़र रखो, मैं बस पहुंच रहा हूँ। उसने गाड़ी की चाबी उठाई और तेज़ी से बाहर निकल गया। आज की जितनी भी मीटिंग्स हैं सब कैंसिल कर दो और यहाँ पर सब संभाल लेना, उसने अपने मैनेजर से कहा और वहाँ से निकल गया। मैम, रूम नंबर 408। आकृति इस वक्त एक होटल के रिसेप्शन पर खड़ी हुई थी। मिस आकृति, रिसेप्शनिस्ट ने कहा तो आकृति ने हाँ में सर हिला दिया। तो रिसेप्शनिस्ट ने उसे उसका रूम बता दिया। आकृति गेट खोलकर अंदर आई। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था
उसे बहुत घबराहट हो रही थी। उसने खुद को संभाला और प्रतीक को आवाज़ लगा दी। अचानक ही कमरे की लाइट जल उठी। रूम की हालत देखकर आकृति की सांस रुक गई। माथे पर पसीना तैरने लगा। धड़कनें किसी अनजाने डर से अपने आप बढ़ने लगी। पूरा कमरा फूल और खुशबूदार मोमबत्तियों से सजा हुआ था। अचानक किसी ने हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। वो एकदम छिटक कर दूर हो गई। वो डर की वजह से कांप गई थी। क्या हुआ रीति? मैं ही तो हूँ, तुम्हारा प्रतीक। प्रतीक उसकी ओर बढ़ते हुए बेशर्मी से बोला। प्रतीक, ये सब क्या है? क्या बदतमीजी है ये? आकृति को गुस्सा आ गया था। बदतमीजी? ओ कम ऑन रीति, ये बदतमीजी नहीं, मेरा प्यार है। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। प्रतीक बेशर्मी से बोला। बकवास बंद करो, वो गुस्से से चिल्ला पड़ी। अरे अरे रिलैक्स, मजाक कर रहा हूँ। ये सब मैंने नहीं कराया और कोई रूम खाली नहीं था, इसलिए थोड़ी देर के लिए यही ले लिया। तुम शांत हो जाओ और बैठो इधर। प्रतीक उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बैठाकर बोला। आकृति ने अपना हाथ छुड़ाया और सोफे पर बैठ गई। बोलो, क्या बात थी? आकृति ने बिना किसी भाव के कहा। प्रतीक ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में थामा और बोला। रीति, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। उसकी बात सुनकर आकृति ने अपना हाथ उसके हाथ से खींच लिया। ले जाने आए हो मतलब? रीति, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे पता है तुम उस आदमी के साथ खुश नहीं हो, इसलिए तुम चलो मेरे साथ। हम अपनी एक अलग दुनिया बनाएंगे जहाँ उस आदमी का साया भी हमारे प्यार पर नहीं पड़ेगा। प्रतीक बेहद प्यार से बोला। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? आकृति चिल्लाकर बोली। सही तो बोला मैंने, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो, फिर तुम उसके साथ क्यों रहोगी? चलो मेरे साथ, कहकर उसने आकृति का हाथ पकड़ा और बाहर निकलने लगा। हाथ छोड़ो प्रतीक और हद में रहो। भूलो मत मैं शादीशुदा हूँ। तुम मेरा पास्ट हो जानती हूँ, लेकिन आद्विक मेरा प्रेजेंट है और शायद फ्यूचर भी। इसलिए ये बेवकूफ़ी छोड़ो और प्लीज़ अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। उसने उसके हाथ से अपना हाथ झटके से खींच लिया था। उसकी इस हरकत पर प्रतीक का गुस्सा आसमान छू गया। उसे लगा था आकृति उसकी मीठी बातों में आ जाएगी और उसका काम आसान हो जाएगा, पर आकृति के तेवर देखकर उसे अपना खेल खराब होते दिख रहा था। प्रतीक गुस्से में पलटा और एक झन्नाटेदार थप्पड़ आकृति के गाल पर चिपका दिया। थप्पड़ लगते ही आकृति को चक्कर आ गए और वो जमीन पर गिर गई। उसके होंठ के पास कट लगा था और वहां से खून बहने लगा। आकृति अपने गाल पर हाथ धरे प्रतीक को हैरानी से देख रही थी। वहीं प्रतीक बेहद गुस्से में उसे घूर रहा था। उसने उसका मुंह पकड़ा और दांत पीसकर बोला। ज़्यादा ही बोलना आ गया है तुझे आजकल। तुझे पता है ना, मुझे ना सुनना एकदम पसंद नहीं है। और आज तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि तू मुझे ना करेगी। अब तू देख मैं क्या करता हूँ। प्रतीक ने आकृति का मुंह झटका और उसे छूने की कोशिश करने लगा। आकृति, जो अभी तक प्रतीक के इस बदले हुए रूप को देखकर हैरान थी, वो गुस्से में भर गई और एक जोरदार लात उसकी छाती पर जमा दी। प्रतीक लड़खड़ाकर पीछे जा गिरा। आकृति ने टेबल पर लैंप उठाया और उसे प्रतीक की ओर करके बोली। पास मत आना मेरे, वरना मैं भूल जाऊंगी कि मैंने कभी तुम जैसे घटिया इंसान से प्यार किया था। तुम इस हद तक गिर जाओगे मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। प्रतीक गुस्से में बौखलाकर उसकी ओर बढ़ा तो आकृति ने लैंप उसके सिर पर फेंक कर मार दिया, जिससे प्रतीक के माथे से खून निकल आया। वो चीखते हुए उसकी ओर बढ़ा। आकृति ने जैसे ही उसे मारने के लिए हाथ उठाया, प्रतीक ने बीच में ही उसका हाथ पकड़कर उसका सिर दीवार से लड़ा दिया। आकृति की चीख निकल गई और उसके सिर से खून की धार बह निकली। प्रतीक ने उसे बिस्तर पर धक्का दे दिया और बोला। मुझ पर हाथ उठाया तूने, मुझ पर? अब तू तो गई। अभी इसी वक्त तेरा वो हाल करूंगा, तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। पछताओगे तुम। अगर आदमी को पता चला ना तो देख लेना तुम्हारा क्या हाल होगा। अभी भी वक्त है। तुम चटाक। उसकी बात पूरी होने से पहले ही प्रतीक ने एक और थप्पड़ उसके गाल पर चिपका दिया था। चुप, एकदम चुप। अगर एक बार और उसका नाम लिया ना तो तेरी जबान खींच लूंगा। आई बात समझ में? और एक बात बता, ऐसा क्या है उस आदमी में जो मुझ में नहीं है? ज़्यादा खुश करता है क्या वो? प्रतीक, वो गुस्से से चीख पड़ी थी। हर कोई तुम्हारे जैसा नीच और गिरा हुआ नहीं होता। आज समझ आ रहा है कि कितनी गलत थी मैं उसके लिए। अगर प्यार तुम्हारे जैसा होता है तो मुझे फ़क्र है मैं तुम्हारे साथ नहीं आद्विक के साथ हूँ।
वो बेहद गुस्से में थी। आज उसे एहसास हो रहा था क्यों आद्विक उसे हमेशा प्रतीक से दूर करने की कोशिश करता था, कि उसने उससे ज़बरदस्ती शादी की। उसके बावजूद उसने हमेशा अपनी मर्यादा का ध्यान रखा, कभी उसके करीब जाने की कोशिश नहीं की, जबकि ये उसका हक था। सब सोचते हुए आकृति का सिर भारी होने लगा, उसकी आंखें बंद होने लगी। वहीं प्रतीक उस पर छाने लगा था। जैसे ही प्रतीक उसकी ओर बढ़ा, एक झटके से कमरे का दरवाज़ा खुला और कोई तेजी से अंदर आया। प्रतीक संभल पाता उससे पहले ही एक जोरदार लात उसके मुंह पर लगी और वो बेड से नीचे जा गिरा। आकृति को इस हालत में देखकर आद्विक की आंखों में खून उतर आया। वो तेजी से प्रतीक के पास गया और उसे बुरी तरह मारने लगा। उसके सिर पर खून सवार था। वो इस वक्त इतने गुस्से में था कि प्रतीक को मौका ही नहीं दे रहा था पलटवार करने का। आद्विक उसे जान से मार देता अगर परिवहन नहीं आती तो। आदि रुक जा, मर जाएगा वो, परी उसे पीछे खींचते हुए बोली। हाँ तो मर जाने दे, जीने के लायक है भी नहीं ये इसकी तो। वो फिर से गुस्से में अधमरी हालत में बड़े प्रतीक की ओर बढ़ा, लेकिन परी ने उसे आकृति की ओर इशारा किया। आकृति की हालत देखकर आद्विक ने खुद को शांत किया और उसके पास आ गया। इंस्पेक्टर, अरेस्ट हिम, परी ने पास खड़े पुलिस इंस्पेक्टर से कहा। तो वो लोग प्रतीक को हड़कड़ी लगाकर ले गए। आदि उठ, इसे हॉस्पिटल भी लेकर जाना है, परी ने बेहोश पड़ी आकृति की ओर देखते हुए कहा। तो आद्विक ने हाँ में सर हिलाया और उसके कपड़े ठीक करके उसे गोद में उठाकर बाहर निकल आया। मैनेजर की मदद से दोनों उसे पीछे के दरवाजे से बाहर निकाल लाए और हॉस्पिटल के लिए निकल गए। हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर ने आकृति की ड्रेसिंग की और इंजेक्शन दे दिया। डॉक्टर ने बताया कि वो बस बेहोश थी, बाकी कोई घबराने वाली बात नहीं थी। तो दोनों ने चैन की सांस ली। कुछ देर बाद आकृति को होश आया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। सामने ही उसे आद्विक का चेहरा दिखाई दिया। उसे देखकर उसके होंठों पर मुस्कान, चेहरे पर सुकून और आंखों में नमी तैर गई। वहीं आद्विक बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। आद्विक वो बस इतना ही बोल पाई कि आद्विक अपनी जगह से उठकर बाहर निकलने लगा। तो आकृति ने तेजी से उसकी कलाई पकड़ ली। आद्विक अपनी जगह पर रुक गया। आई एम सॉरी आद्विक, उसने नम आंखों के साथ कहा। आद्विक ने बिना उसकी ओर देखा अपना हाथ छुड़ाया और बोला, परी ध्यान रखना इसका, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना, कहकर वो तेजी से बाहर निकल गया। आकृति उसे जाते हुए देखते रह गई। उसके ऐसे चले जाने से अपने दिल में एक टीस सी महसूस की उसने। आकृति ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों में ठहरे आंसू उसके गालों पर सरक गए। ज़्यादा मत सोचो, आ जाएगा थोड़ी देर में, परी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली। वो नाराज़ है मुझसे, आकृति रोते हुए बोली। नहीं, बस थोड़ा सा हर्ट है, पर तुम फिक्र मत करो, जल्दी ही मान जाएगा। आराम करो, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना, मैं यहीं पर हूँ, परी ने कहा। तो आकृति ने हाँ में सिर हिलाकर आंखें बंद कर ली। परी वहीं पड़े सोफे पर बैठ गई। आद्विक ने उसे सोते देखा तो वो दरवाजे से हटकर साइड में चला गया और किसी को फ़ोन लगाने लगा। ध्यान रहे, वो किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आना चाहिए। बदले में तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, लेकिन वो बाहर नहीं आना चाहिए। अगर वो बाहर आया तो याद रखना, तुम्हारी वर्दी उतरवाने में मुझे ज़रा भी वक्त नहीं लगेगा, समझे। वो इस वक्त बेहद गुस्से में था और प्रतीक को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं था। जी जी सर, आप फिक्र मत करिए, वो नहीं आएगा बाहर, इंस्पेक्टर ने कहा। तो आद्विक ने हम बोलकर फ़ोन काट दिया। वो वापस आकृति के रूम में आया। आकृति दवाई की वजह से सो रही थी। उसे सही देखकर आद्विक ने चैन की सांस ली और उसका माथा चूमकर बाहर निकल गया। एक बेहद ज़रूरी काम उसे निपटाना था। आद्विक सीधा आकृति के पापा के घर पहुंचा। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो काम्या ने दरवाज़ा खोला। वो उसे यहाँ अकेले देखकर बेहद खुश हुई। अरे आद्विक जी, आप यहाँ, काम्या उसे प्यार भरी नज़रों से निहारते हुए बोली। माँ पापा कहाँ हैं तुम्हारे, आद्विक उसकी बात को इग्नोर करते हुए बोला। तो काम्या का मुंह बन गया। उसने उसे अंदर आने को बोला और अपनी माँ को आवाज़ लगाते हुए अंदर चली गई। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है, सुनंदा गुस्से से फुफकारती हुई बाहर आई। माँ, वो आद्विक जी आए हैं, काम्या ने मुंह बनाकर कहा। तो सुनंदा का चेहरा खिल गया। वो तेजी से हॉल की ओर आई। अरे दामाद जी आप, चुप, बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारा ये दोगला चेहरा देखने या तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूँ मैं यहाँ। ये बताने आया हूँ कि तुम्हारा वो जो भतीजा है ना प्रतीक, जिसे तुमने मेरी आकृति के पीछे लगाया था,
उसे तो बर्बाद कर चुका हूँ मैं, अब तुम्हारी बारी है। जो जो तुमने मेरी आकृति के साथ किया ना, उसकी सज़ा तो तुम्हें देकर रहूँगा मैं। रोक सकती हो तो रोक लेना। आद्विक गुस्से से भर उठा था। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि सुनंदा और काम्या अंदर तक कांप गई। उसकी बात सुनकर दरवाजे पर आते मिस्टर मलिक के पैर ठिठक गए। ये किस तरह से बात कर रहे हो तुम? बड़ों से बात करने की तमीज़ है कि नहीं तुम्हें? मिस्टर मलिक अंदर आते हुए बोले। मुझे कितनी तमीज़ है या नहीं, ये मैं आपको बताना ज़रूरी नहीं समझता। बेहतर होगा कि आप ये तमीज़ अपनी पत्नी को सिखाएं। आद्विक ने उन्हें घूरते हुए कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? जो कहना है साफ साफ कहो। मिस्टर मलिक हैरान थे आद्विक की बात सुनकर। साफ साफ सुनना है तो सुनिए। इनका भतीजा प्रतीक सौदा कर चुका था आपकी बेटी का, कहकर कुछ कागज उनकी ओर बढ़ा दिए। उसकी बात सुनकर सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई। मिस्टर मलिक के हाथ कांपने लगे, वो लड़खड़ाकर गिरने लगे। तो आद्विक ने उन्हें सहारा देकर सोफे पर बैठा दिया। इतने में ही बौखला गए मलिक साहब। अभी तो और सुनिए। इस काम में वो अकेला नहीं था, आपकी ये अर्धांगिनी, आपकी धर्मपत्नी भी इसमें उसका साथ दे रही थी। आद्विक ने कहा तो एक जोर का झटका लगा सबको। काम्या और मिस्टर मलिक हैरानी से उन्हें देख रहे थे। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरी मम्मा कभी ऐसा नहीं कर सकती। काम्या को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती है। अपनी प्यारी माँ से ही पूछ लो। आद्विक टेढ़ा मुस्कुराकर बोला। माँ माँ, ये झूठ है ना? ऐसा कुछ नहीं है ना? बोलो, इन्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। बोलिए ना माँ, ये सब झूठ है, काम्या रोते हुए पूछ रही थी। लेकिन सुनंदा अपना सिर झुकाए शांत खड़ी थी। मिस्टर मलिक गुस्से में सोफे से उठे और जोरदार थप्पड़ सुनंदा के गाल पर जड़ दिया। मेरी बात तो चुप, एकदम चुप। अपनी गंदी जुबान से एक शब्द भी मत बोलना। मुझे नहीं पता था तुम इस हद तक गिर जाओगी। जिस बच्ची ने हमेशा तुम्हें अपनी माँ का दर्जा दिया, उसी की जिंदगी बर्बाद करने चली थी तुम। आज के बाद मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, मर गई तुम मेरे लिए, कहकर मिस्टर मलिक चेहरा फेर कर खड़े हो गए। सुनंदा काम्या की ओर बढ़ी तो काम्या दूर हटते हुए बोली। प्लीज़ दूर रहिए मुझसे। आप मेरी माँ हो ही नहीं सकती। मेरी माँ कभी इस हद तक नहीं गिर सकती। आपको एक औरत होते हुए ये हरकत करते हुए शर्म नहीं आई? आज से आपकी ये बेटी भी मर गई है आपके लिए। काम्या ने गुस्से से उन्हें कहा, फिर आदमी की ओर पलटकर बोली। मेरी माँ ने जो किया उसकी माफ़ी नहीं है कोई। फिर भी मैं उनके लिए कि आपसे माफ़ी मांगती हूँ जीजू। क्या आप प्लीज़ दी से मिला सकते हो? मुझे एक बार उनसे मिलना है प्लीज़। उसकी बात सुनकर आद्विक ने हाँ में सिर हिला दिया और कामिया और मिस्टर मलिक को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। सुनंदा सिर पकड़कर फर्श पर बैठकर रो पड़ी। जिस बेटी के लिए उसने ये सब किया, उसी बेटी ने आज उसे अपनी माँ मानने से इनकार कर दिया था। एक हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया था उसने। आद्विक उन दोनों को लेकर हॉस्पिटल आया। दोनों को आकृति के कमरे में भेजकर वो बाहर ही रुक गया। आकृति के सिर पर पट्टी देखकर मिस्टर मलिक की आंखों में नमी उतर आई। उसकी ऐसी हालत देखकर कामया भी रो पड़ी थी। मिस्टर मलिक ने उसके सर पर हाथ फेरा तो आकृति ने अपनी आंखें खोल ली। उन्हें सामने देखकर उसकी आंखों में नमी उतर आई। पापा आप? वो उठने को हुई तो मिस्टर मलिक ने उसे सहारा देकर बैठा दिया। मुझे माफ़ कर दे बेटा, जब तुझे मेरी ज़रूरत थी तभी मैंने तुझसे मुंह फेर लिया और तुझे उस औरत के हाथों सौंप दिया। मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मैं एक अच्छा बाप नहीं बन पाया। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? आप प्लीज़ ऐसा मत कहिए। आप वर्ल्ड के बेस्ट पापा हो। बस अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बनाए रखना। आकृति ने उनके हाथ नीचे कर कर कहा तो मिस्टर मलिक ने उसे अपने सीने से लगा लिया। थोड़ी देर बाद आकृति की नज़र कामिया पड़ गई, जो नम आंखों से उसे ही देख रही थी। उसने अपने पापा की ओर देखा तो उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। आकृति ने मुस्कुराकर अपनी बाहें फैला दी। कामिया तेजी से उसके पास आई और उसकी बाहों में सिमट गई। आई एम सॉरी दी, कामिया रोते हुए बोली। तो आकृति ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेर दिया। कामिया की आंखों से आंसू बह निकले। गेट पर लगे गिलास से आद्विक ने उन्हें देखा तो उसके चेहरे पर सुकून उतर आया। थोड़ी देर बाद सब बैठकर बातें करने लगे, लेकिन आकृति यहाँ होकर भी यहाँ नहीं थी। उसकी नज़रें बार बार दरवाजे की ओर उठ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रही हो, लेकिन जिसका उसे इंतज़ार था वो तो जैसे उससे छिपा बैठा था।
आद्विक के न आने से आकृति उदास और बेचैन हो गई। उसकी आंखें तरस रही थी उसे एक बार देखने के लिए। आकृति घर आ चुकी थी लेकिन अभी भी आद्विक उससे बात नहीं कर रहा था। शमिता जी उसका बहुत ख्याल रख रही थी। परी भी रोज शाम को उससे मिलने आती थी। मिस्टर मलिक और कामया भी उससे मिलने आते, लेकिन आद्विक अभी भी उसे इग्नोर कर रहा था। आकृति जब भी उससे बात करने की कोशिश करती, आद्विक कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से खिसक जाता। ऐसे ही 5-6 दिन निकल गए थे, लेकिन आद्विक की नाराजगी कम नहीं हुई। खत्म होना तो दूर की बात, अब तो आकृति को खीज होने लगी थी। आद्विक बाथरूम से बाहर आया तो देखा आकृति ड्रेसिंग के सामने खड़ी होकर अपने बाल बना रही थी। आद्विक ने कुछ पल उसे देखा और फिर सिर झटककर बाहर निकलने लगा, पर आकृति ने आगे बढ़कर उसकी कलाई पकड़ ली। आद्विक के कदम वहीं रुक गए, पर वो पलटा नहीं। आकृति उसके सामने आकर खड़ी हो गई। आद्विक ने अपनी एक आईब्रो ऊपर करके उसे घूरा तो आकृति ने मुस्कुराकर सिंदूर की डब्बी उसके सामने कर दी। आद्विक ने उसे देखा और बिना कुछ बोले बाहर निकलने लगा। कहाँ जा रहे हो? अपना काम पूरा करके जाओ। आकृति फिर से उसके सामने आकर खड़ी हो गई। रास्ता छोड़ो, मेरा बहुत काम है मुझे, आद्विक ने कहा और साइड होने लगा। आकृति फिर से उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। सुनो ना, कब तक ऐसे नाराज रहोगे? हो गई गलती मुझसे, माफ़ी मांग रही हूँ ना, एक बार माफ़ कर दो प्लीज़। अब छोड़ो ना ये नखरे, प्लीज़। कुछ हुआ तो नहीं ना मुझे? प्लीज़ मान जाओ, आगे से कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी, प्रॉमिस, आकृति ने उसका हाथ थाम कर कहा। उसकी बात पर आद्विक को गुस्सा आ गया। उसने आकृति को कंधों से पकड़ा और पलटकर दीवार से सटा दिया। कुछ हुआ नहीं से क्या मतलब है तुम्हारा? अगर कुछ हो जाता तो? तुम्हें पता भी है तुम्हें उस हाल में देखकर क्या बीत रही थी मुझ पर? मन कर रहा था सारी दुनिया में आग लगा दूं। एक एक पल मैंने कैसे काटा है बस मैं जानता हूँ। पर तुम ये कभी नहीं समझ सकती, क्योंकि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से दूसरों पर क्या बीत रही होगी। तुम्हें हमेशा अपने मन की करनी होती है तो करो मन की, मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें कभी। तुम। आद्विक के आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए जब आकृति अचानक से उसके गले लग गई। उसके प्रेम भरे स्पर्श को पाकर आद्विक शांत हो गया। आज आकृति ने खुद से कोई पहल की थी। उसके गले लगकर आद्विक को एक सुकून सा महसूस हुआ, मानो उसके जलते दिल पर किसी ने मरहम लगा दिया हो। आई एम सॉरी आद्विक, आई प्रॉमिस आगे से कभी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करूँगी मैं। बस एक आखिरी बार माफ़ कर दो प्लीज़, ऐसे नाराज़ मत रहो ना। तुम नाराज़ होते हो तो लगता है जैसे सारी दुनिया मुझसे रूठ गई हो। प्लीज़ मान जाओ, आकृति उसके सीने लगी हुई बोली। तो आद्विक पिघलने लगा। उसने उसे खुद से दूर किया और बोला, नाराज़ नहीं हूँ मैं तुमसे, बस हर्ट हूँ कि मैं तुम्हारा भरोसा नहीं जीत पाया इतने दिन बाद भी। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा होता तो शायद तुम एक बार मुझे बताना ज़रूरी समझती, पर खैर छोड़ो, अभी मैं लेट हो रहा हूँ, आकर बात करता हूँ, ख्याल रखना अपना। उसने आकृति के गाल थपथपाए और बाहर निकलने लगा तो आकृति ने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया। आद्विक ने मुड़कर देखा तो आकृति ने सिंदूर उसकी ओर बढ़ा दिया। जिस दिन पूरे मन से ये हक मुझे दे दोगी उस दिन ये अधूरा काम भी पूरा कर दूंगा, आद्विक ने कहा और तेजी से कमरे से बाहर निकल गया और पीछे छोड़ गया आकृति के चेहरे पर उदासी और आंखों में आंसू। है आकृति, कैसी हो तुम? तबीयत ठीक है तुम्हारी? आकृति ने परी को कॉल किया तो परी कॉल उठाते ही बोली, हाँ मैं एकदम ठीक हूँ, तुम कैसी हो? आकृति ने पूछा। एकदम मस्त, तुम बताओ तुमने कैसे याद किया मुझे? कुछ काम था क्या? परी ने लैपटॉप बंद करते हुए कहा। क्यों, अगर कुछ काम होगा तो ही मैं तुमसे बात कर सकती हूँ क्या? आकृति ने कहा तो परी हंस पड़ी। नहीं बिल्कुल नहीं, तुम कभी भी बात कर सकती हो, पर अभी तुम्हें बहुत ज़रूरी काम है तो वो बोलो। परी ने हंसकर कहा तो आकृति भी हंस पड़ी। क्या हम मिल सकते हैं? आकृति थोड़ी देर चुप रहकर बोली। हाँ बिल्कुल, बोलो कब मिलना है? अभी तुम घर आ सकती हो? ठीक है, मैं कुछ देर में पहुंच रही हूँ, परी ने कहा तो आकृति ने ठीक है कहकर फ़ोन रख दिया। परी ने वीसी से बात की और आद्विक के घर के लिए निकल गई। बताओ क्या बात थी? करीब 1 घंटे बाद परी आकृति के सामने बैठी हुई थी। मुझे सब जानना है, आकृति ने बिना किसी भाव के कहा। किस बारे में? परी अनजान बनते हुए बोली। तुम अच्छे से जानती हो मैं क्या कहना चाहती हूँ, तो प्लीज़ मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ, आकृति ने कहा तो परी मुस्कुरा उठी।
बोलो क्या जानना है? सब कुछ, आद्विक के बारे में, प्रतीक के बारे में सब कुछ। आकृति आज सब कुछ जान लेना चाहती थी। उसकी बात सुनकर परी ने उसे सब बताना शुरू किया। 3 साल पहले आद्विक ने परी के पापा के कॉलेज में एडमिशन लिया था, एमबीए करने के लिए। परी और आद्विक बचपन के दोस्त थे। उसी कॉलेज में आकृति ने एडमिशन लिया था, होटल मैनेजमेंट कोर्स में। आद्विक ने जब पहली बार आकृति को देखा था तभी दिल हार बैठा था। आकृति दिखने में जितनी सीधी सादी थी, पढ़ाई में उतनी ही तेज। साथ ही बाकी की एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी एक्टिव रहती। हर दिन के साथ आकृति के लिए आद्विक का झुकाव बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन आकृति इन सब से अनजान ही थी। वो कभी किसी पर ध्यान ही नहीं देती थी, हमेशा किताबों में घुसी रहती। इस बीच प्रतीक की नज़र आकृति पर पड़ चुकी थी, क्योंकि वो आकृति की ही क्लास में था, तो कभी कभी दोनों की बातें हो जाती। एक बार कॉलेज से कुछ गिने चुने बच्चों का एक ट्रिप पर ले जाया गया, जिसमें आकृति, आद्विक और परी भी थे। इसी ट्रिप के दौरान आद्विक और आकृति की दोस्ती हुई। धीरे धीरे दोस्ती गहरी होती गई और आकृति भी आद्विक के साथ सहज होने लगी। उसके साथ खुद को महफूज महसूस करने लगी। दूसरी ओर प्रतीक को आकृति भा गई थी, तो वो भी उससे दोस्ती करना चाहता था। आकृति की नज़रों में वो खुद को हमेशा एक अच्छा इंसान, सबकी मदद करने वाला दिखाता। उसकी इन्हीं दिखावे की अच्छाइयों से आकृति प्रतीक की ओर झुकने लगी थी। प्रतीक उसका हमेशा बहुत ख्याल रखता, उसकी बहुत मदद करता। आकृति को भी उसका साथ अच्छा लगने लगा। वो कहते हैं ना, जिस बच्चे को अपने घर में प्यार ना मिला हो, उसे अगर बाहर कोई थोड़ा सा झूठा प्यार भी दिखा दे तो वो उस शख्स को अपना मानने लगता है। यही आकृति के साथ भी हुआ। अपने घर में हमेशा प्यार के लिए तरसती थी वो, और जब प्रतीक का एक्स्ट्रा प्यार मिलने लगा तो वो अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाई और प्रतीक से प्यार कर बैठी। अब वो हर पल बस प्रतीक के साथ रहना चाहती। प्रतीक उससे दूर होता तो वो बेचैन हो उठती। एक दिन परी के बहुत कहने पर आद्विक आकृति को प्रपोज करने के लिए तैयार हो गया। वो सुबह सुबह तैयार होकर एक गुलाब के फूल का गुलदस्ता और एक प्यारी सी रिंग लेकर कॉलेज पहुंचा। उसने परी से कहकर आकृति को गार्डन में बुलाया, और जब वो वहां पहुंचा तो लगा मानो किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में पकड़कर दबा दिया हो। सामने प्रतीक घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसने अपने हाथ में अंगूठी पकड़ी हुई थी और आकृति उसके सामने खड़ी थी। उसने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रखे हुए थे, मानो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही ना हो रहा हो। उधर प्रतीक ने आकृति को प्रपोज किया तो आकृति ने बिना देर किए हाँ कर दी। आद्विक की आंखों में नमी तैर गई। उसके हाथ से गुलदस्ता छूटकर नीचे गिर गया। प्रतीक ने उठकर आकृति को गले लगा लिया। आकृति भी प्यार से उसकी बाहों में सिमट गई। आकृति के चेहरे को देखकर ही लग रहा था कि वो कितनी खुश है। आद्विक को अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसका दिल भारी होने लगा। अब यहाँ खड़ा होना उसके लिए बेहद मुश्किल हो रहा था। वो जैसे ही पलटा, सामने ही उसे परी मिल गई। आद्विक ने उसे देखा और फीका सा मुस्कुराकर वहां से चला गया। उसकी मुस्कुराहट परी को चुभ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी ही किस्मत का मजाक उड़ाकर रह गया था। पर वो दोस्त ही क्या जो अपने दोस्त की हंसी के पीछे के दर्द को ना समझ सके। परी ने भी देख लिए थे उसके अनदेखे आंसू। वो जानती थी इन सब के बाद आद्विक बुरी तरह टूट गया था। उस दिन के बाद आद्विक ने खुद को आकृति से दूर कर लिया। उसकी खुशी के लिए उसने अपने प्यार का गला तो घोंट दिया, पर जब भी वो आकृति को प्रतीक के साथ देखता, उसके दिल में चुभन सी महसूस होती। ऐसा लगता मानो किसी टूटे हुए कांच का किरचा उसके दिल में चुभ रहा हो। पर उसने कभी किसी को अपने दर्द का एहसास नहीं होने दिया। वो बस खुद में घुटता रहा, ना अपना दर्द किसी को बता पा रहा था और ना सह पा रहा था। परी, क्या वो सच में मुझसे? आकृति को यकीन नहीं हो रहा था कि आद्विक उससे प्यार करता था और उसे कभी पता ही नहीं चला। चलता भी कैसे? प्रतीक के अलावा उसने कभी किसी और पर ध्यान ही कहाँ दिया था। आद्विक को उसने हमेशा ही अपना दोस्त माना था। उसे कभी नहीं लगा कि आद्विक के दिल में उसके लिए फीलिंग्स भी हो सकती हैं। हाँ, आद्विक तुमसे बहुत प्यार करता है आकृति, बस तुम्हारी खुशी के लिए तुमसे दूर हो गया था। परी ने उसका हाथ पकड़कर कहा तो आकृति की आंखें झलक आई। उसे अफसोस था कि उसने अपने आंखों के धोखे के लिए किसी का सच्चा प्यार नहीं देखा।
मुझे सब कुछ बताओ, सब कुछ, आकृति सिसकते हुए बोली। परी ने उसे शांत कराया और फिर से बताना शुरू किया। धीरे धीरे कॉलेज खत्म हो गया। प्रतीक और आकृति काफी करीब आ गए थे और आद्विक ने खुद को अपने काम में झोंक दिया था। खुद को इतना व्यस्त कर लिया था कि उसे किसी से मिलने तक की फुर्सत नहीं थी। परी उसकी हालत समझ रही थी लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। बस उसका साथ दे सकती थी, जो उसने दिया भी हर कदम पर। उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। कुछ महीने पहले ही परी ने प्रतीक को किसी लड़की के साथ बहुत क्लोज देखा। उसे ये बात काफ़ी अजीब लगी। उसने तुरंत आद्विक को खबर की। ये बात सुनकर आद्विक का माथा ठनका। उसे आकृति की फिक्र होने लगी। आद्विक ने प्रतीक के पीछे कुछ आदमी लगाए हुए थे जो उसकी पल पल की खबर आद्विक को देते थे। उन्हीं से उसे पता चला कि प्रतीक का सिर्फ एक लड़की से नहीं बल्कि कई से संबंध हैं। और सिर्फ संबंध ही नहीं, उसने कई लड़कियों से फेक मैरिज की हुई थी। वो उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाता और उनसे शादी करके कुछ दिन बाद उन्हें गायब कर देता। उसकी ऐसी गिरी हुई हरकतों के बारे में सुनकर आद्विक का खून खौल उठा, पर उससे भी ज्यादा उसे आकृति की फिक्र हो रही थी। आखिर प्यार करता था वो उससे, ऐसे अपने आंखों के सामने उसकी जिंदगी खराब होते हुए कैसे देख सकता था। क्या सोच रहा है आदि? परी ने आद्विक को सोच में डूबा देखकर कहा। मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं होने दे सकता, आद्विक ने कहा। पर तू करेगा क्या? पता नहीं, पर कुछ तो करना पड़ेगा जल्दी ही, आद्विक ने कहा और सोच में डूब गया। आकृति को सच बता दे, परी ने सुझाव दिया। नहीं, वो कभी इस बात पर यकीन नहीं करेगी। तू जानती है ना कि वो कितना प्यार करती है उससे। उसकी हर सही गलत बात पर आंखें बंद करके भरोसा करती है वो। तब एक ही रास्ता है आकृति को उस राक्षस से बचाने का, परी ने कुछ सोचते हुए कहा तो आद्विक ने उसकी ओर देखा। ओए वो क्या? तेरी और आकृति की शादी, परी ने कहा तो आद्विक झटके से अपनी जगह से उठ गया। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? तुझे पता भी है तू क्या बोल रही है? उसकी बात से आद्विक बौखला गया था। और कोई रास्ता है तेरे पास उसे बचाने का? परी ने उसे घूरा तो वो ना में सिर हिलाते हुए अपना सिर पकड़कर बैठ गया। परी उठकर उसके पास आई और उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, देख भाई, और कोई रास्ता नहीं है। दूर रहकर तू कब तक उसे महफूज रख पाएगा? कभी ना कभी तो वो अपनी चाल में कामयाब हो जाएगा, लेकिन वो तेरे साथ रहेगी तो हमेशा महफूज रहेगी, तेरी नज़रों के सामने रहेगी। और उस कमीने की हिम्मत भी नहीं होगी उसकी तरफ आंख उठाने की। लेकिन वो नहीं मानेगी। आद्विक को उसकी बात समझ आ रही थी। नहीं मानेगी तो मना लेंगे ना, और तू वो सब मुझ पर छोड़ दे। तू बस शादी की तैयारी कर। अभी जाकर कोर्ट में सब सेटल कर। आकृति को मैं देखती हूँ। परी ने कहा तो आद्विक ने हाँ में सिर हिला दिया। वो बस किसी भी कीमत पर आकृति को महफूज रखना चाहता था। उसके लिए उसे जो करना पड़े वो तैयार था। अगले ही दिन परी के कहने पर आद्विक ने सार्थक को उठवा लिया था और उसने आकृति को कॉल करके एक पार्क में मिलने बुलाया और उसके सामने एक शर्त रखी कि अगर वो अपने भाई को सही सलामत देखना चाहती है तो उसे आद्विक से शादी करनी पड़ेगी। आद्विक जानता था ये सब के बाद आकृति उससे नफरत करेगी, पर उसे उसकी नफरत भी मंजूर थी। उसे आकृति बस सही सलामत चाहिए थी, फिर उसकी कीमत चाहे कुछ भी हो। शादी के बाद जब भी उसे उसकी आंखों में खुद के लिए नफरत दिखाई देती, उसका सीना छलनी हो जाता, दिल चीख चीख कर रो पड़ता। उसका प्यार उसका साथ था, उसके पास था, फिर भी दूर था। जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता था, उसी की आंखों में खुद के लिए नफरत देखकर तड़प उठता। लेकिन उसने इस बात का एहसास भी आकृति को नहीं होने दिया। वो उसके साथ हंसता मुस्कुराता, उसे परेशान करता, लेकिन भीतर से वो हर दिन के साथ और ज़्यादा टूट रहा था। आकृति को प्रतीक के लिए रोते देखकर उसके दिल पर क्या बीतती थी, ये बस वो ही जानता था। उसने आकृति को कभी एहसास नहीं कराया, ना अपनी मोहब्बत का, ना अपने दर्द का। कहकर परी चुप हो गई। आद्विक की तकलीफ सुनाते सुनाते परी की आंखों में भी नमी उतर आई थी। वहीं आकृति अपने मुंह पर हाथ रखकर रो पड़ी थी। आद्विक की तकलीफ उसे बहुत अच्छे से महसूस हो रही थी, पर उसे उसकी तकलीफ का जरा भी अंदाजा नहीं था। कितना कुछ झेला था आद्विक ने उसे बचाने के लिए। उसकी नफरत तक मंजूर थी उसे। हर दिन के ताने भी उसने हंसकर सहे थे।
बिना किसी शिकायत के, बिना किसी स्वार्थ के उससे प्यार किया उसने। हमेशा उससे प्यार करता रहा, प्यार के बदले प्यार पाने की चाहत रखे बिना। आकृति देखो, जो भी होना था हो चुका है। अच्छा बुरा सब कुछ अभी तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। आद्विक तुमसे बहुत प्यार करता है, पर तुम्हारी मर्जी के बिना तुम पर कभी हक नहीं जताएगा वो, और ना कभी अपने प्यार का इजहार करेगा। वो सारी जिंदगी ऐसे ही अकेले रह लेगा, पर तुमसे कभी नहीं कहेगा। तुम्हारी जिंदगी है, जो भी फैसला लो अच्छी तरह सोच समझ कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। परी ने कहा तो आकृति ने हाँ में सिर हिला दिया। अच्छा अब मैं चलती हूँ, ध्यान रखना अपना, परी ने कहा और उठकर चल दी। परी, आकृति ने उसे आवाज दी तो वो पलटकर उसे देखने लगी। तुमसे एक बात और पूछनी थी। हाँ बोलो। तुम और आद्विक, मतलब वो, मेरे कहने का मतलब है कि आकृति को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और कैसे कहे। परी उसे ऐसे हकलाते देखकर मुस्कुरा उठी। आद्विक मेरे लिए भाई जैसा है, तो कोई भी फालतू बात अपने दिमाग में मत लाओ। हम, परी ने कहा तो आकृति के चेहरे पर सुकून उतर आया। उसे उन पर कोई शक नहीं था, पर एक डर था मन में, जो अब निकल गया था। ख्याल रखना अपना, बाय कहकर परी वहां से चली गई। आकृति कुछ सोचकर अपने कमरे में आ गई। उसने कबर्ड खोला और उसमें से एक पैकेट निकाला और उसे खोलकर देखने लगी। उसमें एक काले रंग की साड़ी थी। आकृति ने उसे अपने हाथ में लिया और आईने के सामने आकर खड़ी हो गई और सोचने लगी कि जब वो दोनों पहली बार शॉपिंग के लिए गए थे तो आदमी कितने प्यार से उसे लेकर आया था और उसने उसे खोलकर देखा तक नहीं था। अब और नहीं आद्विक, बहुत तकलीफ सह चुके हो तुम। अब तुम्हें तुम्हारे हिस्से की सारी खुशियां मिलेंगी, तुम्हें तुम्हारे सारे हक मिलेंगे, तुम्हारे हिस्से का प्यार भी तुम्हें मिलेगा। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगी कि तुम अपनी सारी तकलीफ भूल जाओगे। आई लव यू आद्विक, आई रियली लव यू, कहकर आकृति ने उसका फोटो चूम लिया। अचानक उसके दिमाग में कुछ आया। उसने वो साड़ी बेड पर रखी और कमरे से बाहर निकलने लगी। तभी उसका फ़ोन बजा। देखा तो काम्या का फ़ोन था। वो आज उसके पास आने को बोल रही थी, पर उसने यह कहकर मना कर दिया कि आज उसे एक बहुत ज़रूरी काम है, तो वो कल आ जाए। काम्या ने भी ज़्यादा जिद नहीं की और फ़ोन रख दिया। आकृति ने कॉन्टैक्ट लिस्ट देखी और आद्विक का नाम, जो उसने क्रूर सिंह नाम से सेव किया था, उसने उसे चेंज न करके बस उसके आगे एक दिल की इमोजी लगा दी। उसने समय देखा तो 4 बज रहे थे। आद्विक को आने में अभी कम से कम 4 घंटे थे। क्योंकि आज आकृति घर पर अकेली रही तो शमिता जी ने आद्विक को सख्त आदेश दिया था कि वो टाइम से घर आ जाए। आकृति तेजी से नीचे आई और घर में काम करने वाले बबलू को कुछ रुपये देकर बाजार भेज दिया कुछ सामान लाने को, और खुद किचन में आ गई। सबसे पहले उसने एक केक ऑर्डर किया, क्योंकि इतनी जल्दी केक घर में नहीं बन सकता था, और खुद खाने की तैयारी में जुट गई। 5 बजे तक उसने सारा काम निपटा दिया था। बबलू भी सामान लेकर आ गया था। बबलू भैया, आप सब घर चले जाइए, आकृति ने घर में काम करने वालों से कहा। लेकिन भाभी, आप अकेले कैसे रहोगे? भैया भी नहीं आए हैं अभी। बबलू को आकृति की चिंता थी। आपके भैया आने वाले हैं, आप बेफिक्र होकर जाइए, आकृति ने कहा तो सब सर हिलाकर चले गए। आकृति ने तेजी से हाथ चलाने शुरू कर दिए। वो गार्डन में गई और जो सामान उसने बबलू से मंगाया था उसका इस्तेमाल करने लगी। तकरीबन 1 घंटे में सब सेट हो गया था। आद्विक के भी आने का समय हो रहा था तो वो अपने कमरे में चली गई और तैयार होने लगी। आज वो पूरे मन से आद्विक के लिए तैयार हो रही थी। उसकी आंखों में आद्विक के लिए बेशुमार प्यार दिखाई दे रहा था। आज वो आद्विक के सारे हक उसको दे देना चाहती थी। आकृति रेडी हुई और आद्विक के कपड़े निकालकर बेड पर रख दिए और एक पेपर पर कुछ लिखकर उसे आद्विक के कपड़ों में रख दिया। वो नीचे आई ही थी कि पोर्च में गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। वो जल्दी से लाइट बंद करके पिलर के पीछे छिप गई। आद्विक गाड़ी से उतरा तो घर में अंधेरा देखकर हैरान रह गया। ये इतना अंधेरा क्यों है आज? उसने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन की और अंदर आ गया। अंदर आकर उसने लाइट जलाई, पर बस हॉल के नाइट बल्ब जले। आद्विक ने आकृति को आवाज़ लगाई पर वो नहीं बोली। वो घबराकर आकृति को आवाज़ लगाते हुए इधर उधर देखने लगा। तभी उसके फ़ोन में बीप बजी। देखा तो आकृति का मैसेज था। रूम में आ जाओ, उसका मैसेज पढ़कर वो जल्दी से कमरे की ओर बढ़ गया।
वहां जाकर देखा तो बेड पर उसके कपड़े रखे हुए थे, पर आकृति कहीं नहीं थी। आकृति, कहाँ हो तुम? बाहर आओ, बहुत हो गया। कहते कहते वो चुप हो गया। जब उसकी नज़र बेड पर रखे कागज़ पर गई, देखकर उसका दिल धक से रह गया। उसने कांपते हाथों से कागज़ पकड़ा और पढ़ने लगा। अरे अरे, शांत शांत शांत। कहीं नहीं गई हूँ मैं, यहीं हूँ। ये कागज़ मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। अब जल्दी से रेडी होकर नीचे आओ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ तुम्हारा। तुम्हारी आकृति। आद्विक ने जब ये पढ़ा, तुम्हारी आकृति, ये शब्द उसके मन को गुदगुदा गया। उसने कई बार ये लफ्ज़ पढ़ा और कागज़ कबड़ में रखकर बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद तैयार होकर नीचे आया। बाहर से आती रोशनी से उसके कदम अपने आप बाहर की ओर बढ़ गए। वो बाहर आया तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। पूरा गार्डन रंग बिरंगी लाइट से सजा हुआ था। गार्डन के बीचों बीच बहुत अच्छे से डेकोरेट की गई दो कुर्सी और मेज रखे हुए थे। वहीं आकृति काली साड़ी पहने आद्विक की ओर पीठ किए खड़ी थी। आद्विक धीमे कदमों से उसके पास आया तो आकृति के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। ये सब क्या है? आद्विक ने पूछा। तो आकृति उसकी ओर पलटकर बोली, तुम्हारी शिकायतें दूर करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन आद्विक ने जैसे ही उसकी बात सुनी ही नहीं। वो तो बस मुंह फाड़ कर आकृति को ताड़े जा रहा था। वो लग ही इतनी खूबसूरत रही थी कि आद्विक के लिए उससे नजरें हटाना बेहद मुश्किल हो रहा था। आकृति ने उसे देखा तो उसकी हंसी छूट गई। उसके हंसने की आवाज़ सुनकर आद्विक झेंप गया और अपने बालों में हाथ घुमाते हुए मुस्कुरा उठा। डांस प्लीज। आकृति ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया तो आद्विक ने मुस्कुराकर उसके हाथ में अपना हाथ दे दिया। आकृति ने उसके दोनों हाथ पकड़कर अपनी कमर पर रख लिए और अपने दोनों हाथ उसके गले में डाल दिए और उसके और करीब आ गई। वहीं आद्विक हैरान था उसकी इस पहल से, पर मन ही मन उसे बहुत खुशी भी हो रही थी। आकृति ने अपने फ़ोन से म्यूजिक सिस्टम कनेक्ट किया और रोमांटिक सॉन्ग लगा दिया और दोनों डांस करने लगे और साथ साथ गाने के बोल भी गुनगुना रहे थे। थोड़ा थोड़ा शोर है दिल में, थोड़ा थोड़ा गुमसुम है, थोड़ी थोड़ी साफ है बातें, थोड़ी थोड़ी उलझन है। थोड़ा थोड़ा शोर है दिल में, थोड़ा थोड़ा गुमसुम है। थोड़ी ही देर में आद्विक का फ़ोन बजा। उसने फ़ोन जेब से निकाला और जैसे ही उठाने को हुआ, आकृति ने उसके हाथ से फ़ोन छीनकर स्विच ऑफ कर दिया और मेज़ पर रख दिया। अरे ये क्या? श्श! आकृति ने उसके होंठों पर उंगली रखकर उसे चुप करा दिया। आज का दिन बस हमारा है, बाकी किसी को आज हमारे बीच आने की इजाज़त नहीं है, समझे? आकृति ने कहा तो आद्विक ने हाँ में सिर हिला दिया और दोनों फिर से डांस करने लगे। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए डांस कर रहे थे कि कुछ गिरने की आवाज़ आई, लेकिन उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया। गाना बंद हुआ तो आकृति ने आद्विक के सीने पर अपना सिर टिका दिया। आद्विक ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। आद्विक, मुझे तुमसे कुछ कहना था। आकृति उसके सीने से सिर टिकाए बोली। बोलो। आद्विक ने सुकून से अपनी आंखें बंद की हुई थी। हल्का हल्का म्यूजिक अभी भी चल रहा था। आद्विक हल्का सा घूमा और टेबल से लगकर खड़ा हो गया। आकृति अभी भी उसके सीने से लगी हुई थी। वो मैं ये बोल रही थी कि आ आकृति के शब्द अधूरे रह गए जब आद्विक के मुंह से एक तेज आह निकली और वो उसके कंधे से लुढ़क गया। आद्विक, आद्विक क्या हुआ? उसने उसका चेहरा अपने हाथ में थाम कर कहा। आद्विक का चेहरा लाल पड़ गया था। वो पूरा पसीने पसीने हो गया। आकृति ने उसकी पीठ पर हाथ रखा तो उसे अपने हाथ पर कुछ गीला गीला महसूस हुआ। उसने हाथ हटाकर देखा तो उसकी चीख निकल गई। उसका पूरा हाथ खून से लथपथ था। आद्विक, आद्विक उठो। कौन है? किसने किया ये? आकृति बुरी तरह बिलख रही थी। आद्विक की सांसें उखड़ने लगी। आकृति का ध्यान उस पर गया तो उसने खुद को संभाला और आद्विक को सहारा देकर गाड़ी में बैठा दिया। दोनों के कपड़े खून से सन चुके थे। वो भागते हुए अंदर गई और गाड़ी की चाबी लेकर आई। उसने गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से हॉस्पिटल की ओर मुड़ गई। उसने निकलते ही पुलिस की जीप वहां आकर रुकी। पुलिस वाले अंदर आए लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं मिला। एक हवलदार घूमते हुए गार्डन में आया। उसे वहां खून के धब्बे दिखाई दिए तो उसने चीख कर बाकी सबको बुलाया। ज़रूर वो लोग हॉस्पिटल ही गए होंगे, चलो जल्दी, इंस्पेक्टर ने कहा और वो लोग भी जल्दी से वहां से निकल गए। आकृति रोते हुए गाड़ी भगाई जा रही थी। साथ साथ वो आद्विक को आंखें खुली रखने को बोल रही थी।
आद्विक सुनो, आंखें आंखें खुली रखो तुम। हम बस पहुंच ही रहे हैं, बस थोड़ी देर और। आद्विक दर्द से बेहाल था, खून अभी भी बहुत बह रहा था। उसने आकृति को देखा, जिसकी आंखों में उसके लिए बेशुमार प्यार और उसे खोने का डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसे देखकर वो दर्द में भी मुस्कुरा उठा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आकृति भी उससे प्यार करती है, पर दिल में एक चाहत जरूर थी उसकी आंखों में खुद के लिए प्यार देखने की। और आज जब वो चाहत पूरी हो रही थी तो वो ठीक से खुश भी नहीं हो पा रहा था। आकृति गाड़ी भगाए जा रही थी, इस बीच कई बार वो टकराने से बची। कुछ देर बाद हॉस्पिटल के सामने गाड़ी रुकी। आकृति भागते हुए अंदर गई। कुछ ही देर बाद दो वार्ड बॉय उसके साथ बाहर आए और आदमी को अंदर ले गए। डॉक्टर डॉक्टर, प्लीज़ मेरे आदमी को बचा लीजिए, प्लीज़। आप पैसों की फिक्र मत करिए, आपको जितना पैसा चाहिए मैं दूंगी, बस आप उसे ठीक कर दीजिए। आकृति ने रोते हुए अपने हाथ जोड़ लिए। डॉक्टर ने उसे सब ठीक होने का दिलासा दिया और ओटी में चले गए। आकृति रोते हुए वहां पड़ी बेंच पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। आकृति ने उन्हें बताया, आप जल्द से जल्द पता लगाइए कि ये किसने किया है। आकृति गुस्से से उबल रही थी। वो मैम, हमें शक है कि ये काम प्रतीक ने किया है। इंस्पेक्टर ने कहा तो आकृति की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो कैसे कर सकता है, वो तो जेल में है ना। नहीं, वो जेल से फरार हो गया है। यही बताने के लिए हम कब से मिस्टर शेखावत को कॉल कर रहे थे, पर उनका फ़ोन नहीं लग रहा था। इंस्पेक्टर की बात सुनकर आकृति ने अपना सिर पकड़ लिया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर गुस्सा उतर आया। ऐसे कैसे फरार हो गया, करते क्या हैं आप लोग? एक बात सुन लीजिए, अगर मेरे आदमी को कुछ हुआ तो आप सोच लीजिए, समझे आप? जल्द से जल्द उस इंसान को पकड़ो, 24 घंटे के अंदर अंदर वो इंसान मुझे जेल में चाहिए। आकृति गुस्से में चीख पड़ी। उसकी बात सुनकर इंस्पेक्टर ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से चला गया। आकृति दोनों हाथों से अपना मुंह छिपाकर बेंच पर बैठ गई। अंदर आदमी का ऑपरेशन चल रहा था। उसकी पीठ में कंधे के पास गोली धंसी थी, जिसे निकालने में डॉक्टर को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी। ज़्यादा खून बहने की वजह से गोली निकालने में और ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। तकरीबन 3 घंटे बाद ओटी का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आए। उन्हें देखते ही आकृति उनके पास आई। कैसे हैं वो, ठीक तो है ना वो बड़ी उम्मीद से डॉक्टर को देख रही थी। रिलैक्स मिसेस शेखावत, ही इज़ आउट ऑफ डेंजर नाउ। मिस्टर शेखावत अब ठीक हैं, गोली निकाल दिए, बस ज़्यादा खून बहने की वजह से वीकनेस है, वो भी जल्दी ही ठीक हो जाएगी, डॉक्टर ने कहा तो आकृति ने चैन की सांस ली। उसने अपने हाथ जोड़ लिए। डॉक्टर ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा तुम कब से यहाँ अकेली हो, घर से किसी को बुला लो। डॉक्टर की बात सुनकर आकृति को शमिता जी और परी का ध्यान आया। वो सोच रही थी कि शमिता जी को बताए या नहीं, पर फिर शमिता जी की तबीयत का सोचकर उसने अपने पापा को कॉल लगा दिया। उनसे बात करके उसने परी को भी कॉल कर दिया। कुछ ही देर में मिस्टर मलिक हॉस्पिटल पहुंच गए। उनके पीछे पीछे परी भी आ गई। कैसा है अब वो, परी परेशान होते हुए बोली। आकृति ने बस हाँ में सर हिला दिया और परी के गले लगकर रो पड़ी। अब तक उसने खुद को कैसे संभाला हुआ था ये बस वो ही जानती थी, पर अब वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। पिछले 4 घंटे कितने भारी गुजरे थे उसके लिए। हर बीतते पल के साथ उसकी सांसें अटक रही थी। परी उसका सिर सहलाते हुए उसे शांत होने को बोल रही थी। कुछ देर बाद वो शांत हुई तो परी ने उसे पानी देकर कहा, ठीक हो? आकृति ने पानी पीकर हाँ में सिर हिला दिया। मिस्टर मलिक का फ़ोन बजा तो वो साइड में चले गए। ये सब हुआ कैसे, परी ने पूछा तो आकृति ने उन्हें सब बता दिया। पर ये किसने किया, प्रतीक ने? क्या? पर कैसे? परी हैरान थी उसकी बात पर। इंस्पेक्टर ने बताया फरार हो गया है जेल से वो, पर अब उसे उसके किए की सज़ा मिलेगी। अब मैं पुलिस के भरोसे नहीं रह सकती, जो करना होगा मुझे ही करना होगा, आकृति ने गुस्से में कहा। पर तुम करने क्या वाली हो, परी ने कहा तो आकृति ने उसकी ओर देखा। साथ दोगी मेरा? आदि के लिए कुछ भी। परी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। पापा आप यहीं पर रहना, हम थोड़ी देर में आते हैं, आकृति ने मिस्टर मलिक के पास आकर कहा। हाँ बेटा तुम जाओ, मैं हूँ यहाँ पर। उनकी बात सुनकर दोनों वहाँ से निकल गई। पर वो मिलेगा कहाँ? परी काफ़ी हद तक समझ गई थी कि वो क्या करना चाहती है। मैं जानती हूँ वो कहाँ मिलेगा, उसने कहा और गाड़ी में बैठ गई। परी भी आकर गाड़ी में बैठी और आकृति ने गाड़ी शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पर मोड़ दी।
कुछ देर बाद गाड़ी शहर के बाहर एक छोटे से घर के पास आकर रुकी। आसपास बस एक दो घर ही बने हुए थे, बाकी पूरी जगह सुनसान पड़ी हुई थी। दोनों गाड़ी से उतरी और घर की ओर बढ़ गई। आकृति ने बेल बजाई। बेल की आवाज़ सुनकर कमरे में बैठकर दारू पी रहे प्रतीक के कान खड़े हो गए। अरे आ रहा हूँ यार, एक तो साले ने इतनी देर लगा दी, पहले की सारी उतर गई, अब घंटी बजाया जा रहा है। साले रुक तू, तेरी खोपड़ी को लटका देना है मैंने घंटी की जगह। वो बड़बड़ाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ गया। वो नशे में इतना धुत था कि उसके पैर भी उल्टे सीधे पड़ रहे थे। क्यों मर रहा है बे? उसने दरवाज़ा खोलकर कहा तो एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर पड़ा। मुक्का लगते ही वो लड़खड़ा गया और उसकी नाक से खून बहने लगा। अबे कौन है, किसकी मौत? लेकिन आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए, क्योंकि दरवाजे पर आकृति और परी खड़ी हुई थी। उनकी आंखों में खून उतरा हुआ था और उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। उन्हें देखकर कुछ पल को तो प्रतीक कांप गया, लेकिन अगले ही पल बेशर्मी से हंसने लगा। उसे हंसता देखकर दोनों के तन बदन में आग लग गई। क्या हुआ, लुढ़क गया क्या वो तुम्हारा प्यारा पति? हा हा हा, जाना ही था उसे तो। अब तुम्हें मुझसे छीना था उसने तो सज़ा तो मिलनी थी ना उसको। वैसे एक राज की बात बताऊं, वो गोली उसके लिए नहीं थी, तुम्हारे लिए थी। वो क्या है ना, जो चीज़ मेरी नहीं हो सकती उसे मैं किसी का नहीं होने देता। पर वो एक बार फिर बीच में आ गया, प्रतीक ने लड़खड़ाती जबान में कहा। तो आकृति की मुट्ठी कस गई। एक बार फिर आद्विक ने उसे बचा लिया, वो भी अपनी जान को जोखिम में डालकर। कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा ही हुआ, आखिर तुम एक बार फिर वापस आ ही गई। मैं समझता हूँ तुम जवान हो, खूबसूरत हो, तुम्हारे भी कुछ अरमान होंगे ना, तुम्हारी भी तो ज़रूरत होंगी। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, तुम्हें खुश कर दूंगा। प्रतीक बेशर्मी से मुस्कुराते हुए बोला तो आकृति गुस्से में आगे बढ़ी और उसका सिर पकड़कर दीवार से लड़ा दिया। एक तेज खून का फव्वारा उसके सिर से छूट गया। आज तक तुम्हारी हर बात सहती रही, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब मैंने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया और अब मेरे मन में तुम्हारे लिए बस नफरत है, बस नफरत। कहकर उसने एक बार और उसका सिर दीवार से लड़ा दिया। प्रतीक दर्द से चीख पड़ा। अब तक बात मुझ पर थी, मैं सह गई, पर आज तुमने आद्विक पर हमला कर दिया, उसे जान से मारने की कोशिश की। ये मैं कभी नहीं सह सकती, क्योंकि प्यार करती हूँ, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और कोई मेरे प्यार की ओर नज़र भी उठाए, ये मुझे मंजूर नहीं है। आकृति ने उसके कंधे में चाकू घोंप दिया। प्रतीक दर्द से बिलबिला उठा। आकृति उसके कंधे में धंसे चाकू को गोल गोल घुमाने लगी। परी ने जब सुना कि वो आद्विक से प्यार करती है तो उसके होंठों पर मुस्कान तैर गई। उसके दोस्त की, उसके भाई की तपस्या आज सफल हो गई थी। उसका प्यार अब एक तरफा नहीं रह गया था, उसे उसका प्यार मिल गया था। वो बेहद खुश थी। आज इतनी खुश थी कि खुशी के मारे उसकी आंखें छलक आई। एक वही तो थी आद्विक के हर दर्द की गवाह। उसने कभी उससे कहा नहीं, पर दर्द में तड़पते देखा था उसने उसे। आज उस दर्द से उसे आज़ादी मिल गई थी। बहुत शौक है ना तुझे लड़कियों की ज़िंदगी से, उनकी इज्जत से खेलने का। आज तुझे इसकी ऐसी सज़ा मिलेगी कि तू कभी किसी लड़की के पास नहीं जा पाएगा। आकृति ने कहा और उसके पैर में चाकू घोंप दिया और बुरी तरह घुमा दिया। प्रतीक दर्द के मारे बेहोश हो गया। आकृति उसके मुंह पर लात जमाते हुए चिल्लाई, अभी कैसे मर गए? इतनी जल्दी नहीं मर सकते तुम, अभी तो तुम्हें बहुत से हिसाब चुकाने हैं। उठ नामर्द कहीं के, उठ। परी ने आकर उसे पीछे खींचा और अपने सीने से लगा लिया। उसके सीने से लगते ही आकृति रो पड़ी। तब तक पुलिस भी वहां आ गई। परी पहले ही पुलिस को खबर कर चुकी थी। देखो जरा, जिंदा है या मर गया, इंस्पेक्टर ने कहा। तो हवलदार ने चेक करके बताया कि अभी उसकी सांसें चल रही थी। इंस्पेक्टर ने जल्दी उसे गाड़ी में डालने का आदेश दिया। ध्यान रहे इंस्पेक्टर, इन सब में मेरे परिवार का नाम नहीं आना चाहिए, परी ने कहा। तो इंस्पेक्टर उसे आश्वस्त करते हुए बोला, डोंट वरी मिस चौहान, इसमें किसी का नाम नहीं आ गया। थैंक यू। परी ने उसका आभार व्यक्त किया और पुलिस वहां से चली गई। वे दोनों भी हॉस्पिटल के लिए निकल गई। सुबह हो चुकी थी। आदित्य अभी भी नींद में था। सुबह से कई बार शमिता जी का कॉल आ चुका था। उन्हें बहुत घबराहट हो रही थी कल रात से ही, लेकिन परी ने उन्हें यह कहकर समझा दिया था कि आकृति और आद्विक उसके साथ है और वो तीनों किसी पार्टी में आए हैं। आकृति ने भी उनसे बात की और अपने ठीक होने की जानकारी दी, लेकिन माँ तो माँ होती है ना, उन्हें तसल्ली नहीं हुई और उन्होंने जल्दी दोनों को घर आने को बोला। आकृति ने ठीक है बोलकर फ़ोन रख दिया। आद्विक को होश आ चुका था।
परी उसके पास बैठी थी, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। ए मोटी, रो क्यों रही है? जान निकाल दी नालायक तूने, और बोल रहा है रो क्यों रही है? परी ने कहा तो आद्विक मुस्कुरा उठा। मुझे नहीं पता था तू मुझसे इतना प्यार करती है, आद्विक ने कहा तो परी चिढ़कर बोली। कम बोल, कोई प्यार व्यार नहीं करती मैं, वो तो बस इस बार राखी का गिफ्ट उधार है तुझ पर, इसलिए बोल रही थी मैं। वो मुंह बनाते हुए बोली तो आद्विक हंस पड़ा। उसे हंसता देखकर परी के चेहरे पर सुकून उतर आया। वो बोली, ऐसे ही खुश रहना हमेशा, अब तू आराम कर, मैं आती हूँ। परी, आकृति भेज रही हूँ तेरी आकृति को। मजनू, परी ने हंसकर कहा और कमरे से बाहर निकल गई। अब कैसे हैं वो? आकृति ने पूछा। ठीक है, और जाओ, जाकर मिल लो उससे, तड़प रहा है बेचारा तुम्हारे दीदार को। जाओ और उसकी नज़रों को सुकून दो। परी ने कहा तो आकृति के गाल जल उठे। परी ने उसका माथा चूमा और कहा, बस ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो और जल्दी से मुझे बुआ बना दो, वो भी जुड़वा बेबीज की। परी की बात पर आकृति ने उसके कंधे पर मारा तो परी ने हंसते हुए जाने का इशारा किया। आकृति अंदर आई तो देखा आद्विक बेड के सिरहाने से सिर टिकाए आंखें बंद करके बैठा था। आकृति आकर उसके पास बैठ गई। अब कैसे हो? आकृति ने कहा तो आद्विक ने अपनी आंखें खोली और बोला, अब एकदम ठीक हूँ। उसकी बात पर आकृति मुस्कुरा उठी। दोनों शांत बैठे थे। आद्विक उसके बोलने का इंतजार कर रहा था और आकृति को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बात करे। कल रात तुम कुछ कह रही थी, बोलो। आद्विक ने बात शुरू की। उसका दिल बेचैन था। जो उसने आकृति की आंखों में देखा था उसे वो उसके लफ्जों में सुनना चाहता था। घर घर चलो, तब बता दूंगी, वो हड़बड़ा गई थी। नहीं, मुझे अभी सुनना है, आद्विक जिद करते हुए बोला। अरे लेकिन, बात मत करो मुझसे, जाओ, आद्विक ने मुंह फुलाकर कहा। तो आकृति को उस पर टूटकर प्यार आया। दुष्ट, अच्छा सुनो। आकृति उसका मुंह अपनी ओर करके बोली, बोलो। आद्विक छोटे बच्चे की तरह खुश हो गया था। वो, मैं ये कह रही थी कि वो मुझे ये कहना था। आगे बोलोगी कुछ? वो खींच गया था। वो, आई लव यू आद्विक, बहुत बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। पता नहीं कैसे, पर हो गया तुमसे प्यार। अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ, तुम्हारे पहलू में बिताना चाहती हूँ। हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुमसे लड़ना चाहती हूँ, झगड़ना चाहती हूँ, पर तुम्हारे साथ रहकर अपना प्यारा सा संसार बसाना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। इस छोटी सी दुनिया में कोई प्रतीक नहीं होगा, बस मैं और तुम होंगे। क्या तुम इस दुनिया को बसाने में मेरा साथ दोगे? आकृति आंख बंद करके एक ही सांस में सब कुछ कह गई। साथ ही आद्विक के दिल के सारे तार एक साथ झंझना दिए। वो हैरानी और खुशी से आकृति को देख रहा था। कोई जवाब न पाकर आकृति ने अपनी आंखें खोली और उसे देखने लगी। आद्विक बड़े प्यार से उसे निहार रहा था। उसकी नज़रें खुद पर महसूस करके आकृति ने नज़रें झुका ली। इधर आओ, आद्विक ने उसे पुकारा। आकृति उसके बेड पर आकर बैठ गई। बाकी सब तो ठीक है, पर कुछ फील नहीं आया। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बंदूक की नोक पर तुमसे ये सब कुछ बुलवाया है, आद्विक ने कहा तो आकृति हैरानी से उसे देखने लगी। कितने तो मन से बोला है और तुम्हें फिर भी फील नहीं आई? अब कैसे फील आएगी तुम्हें? आकृति ने चिढ़कर कहा तो आद्विक ने उसे अपने पास आने का इशारा किया। आकृति हल्की सी उसके ऊपर झुकी। आद्विक ने उसे अपने करीब खींच लिया। क्या कर? आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए जब आद्विक ने उसके अधरों पर अपने अधर अटका दिए। एक पल को तो आकृति की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, लेकिन अगले ही पल वो भी इस एहसास में खो गई। कुछ देर बाद आद्विक ने उसे छोड़ा और बोला, अब आई फीलिंग, आगे से ध्यान रखना। आद्विक ने उसे छेड़ा तो आकृति ने शर्माकर उसके सीने में अपना सिर छिपा लिया। आद्विक ने भी एक हाथ से उसे अपने सीने से चिपका लिया और बोला, आई लव यू टू आकृति। थैंक यू मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। थैंक यू सो मच। आकृति ने उसका चेहरा अपने हाथ में थामा और उसके माथे पर अपने होंठ रखकर बोली, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए कि तुम मेरी ज़िंदगी में आए। बहुत बेवकूफ़ियाँ कर चुकी हूँ ज़िंदगी में, अब सबको सुधारना चाहती हूँ। एक सुकून भरी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। बोलो, दोगे ना मेरा साथ? हमेशा ऐसे ही मुझे प्यार करते रहोगे ना? आद्विक ने उसका माथा चूमा और बोला, हमेशा, मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा, वादा है मेरा। उसकी बात सुनकर आकृति ने उसके सीने पर अपना सिर टिका दिया और आंखें बंद कर ली। आद्विक ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया।
दोनों के चेहरे पर सुकून पसरा हुआ था, अपने प्यार को पा लेने का सुकून, एक दूसरे के साथ होने का सुकून। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो एक वक्त के बाद मिल ही जाती है।